Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Myself Muhammad Sarmad, your mathematics teacher, and welcome back to another video. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने अपना लास्ट टॉपिक वाइंड अप कर लिया था। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह नई सब डोमेन और डोमेन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डोमेन नंबर 4 है और सब डोमेन नंबर 1, और जो डोमेन 4 है वो हमारे पास ज्योमेट्री है और उसकी सब डोमेन जो है वो कंग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ज्योमेट्री बेस्ड टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। कंग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस को समझने के लिए हम दोनों को सेपरेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम कंग्रुएंसी की। आप भी मेरे साथ बुक ओपन कर लीजिएगा और साथ साथ आप डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने मैंने डेफिनेशन ओपन की है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, ठीक है। चलें सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी फिगर्स होती हैं। बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में देखें वो लिखता है 2 फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। 2 फिगर्स ले लें या 2 ऑब्जेक्ट्स ले लें, आर कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इफ़ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप्स एंड साइज़। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स का साइज़ और फिगर भी सेम है, यानी कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम है, एक ट्रायंगल है तो दूसरी भी ट्रायंगल है, एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल है, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर है, अगर शेप भी सेम है और उनका साइज़ भी, एक ट्रायंगल का कोई भी साइज़ होगा दूसरी ट्रायंगल का भी वही साइज़ होना चाहिए। अगर साइज़ भी सेम है उसको हम बेटा कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आपने इसके डेफिनेशन में कितना लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट लाइन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सिंबल लिखना है, द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस इज डिनोटेड बाय दिस। इसके साथ आपने इसको डिनोट करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अभी मैंने ये बताया कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका साइज़ और वो ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और उसका सिंबल ये वाला यूज़ किया जाता है, ये इसका सिंबल है जी कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अच्छा अब हम कुछ एग्जांपल्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखते हैं कि जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं, ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं वो ज़रा पढ़ते हैं। अब ये दोनों शेप आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बेटा किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है अब हमने ये समझना है इसके अंदर। अब दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये मैटर नहीं करता कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये रोटेट कर रही है। कॉन्ग्रुएंट के अंदर रोटेशन का इशू नहीं होता, वो जिस तरह से मर्ज़ी पड़ी हुई है, अगर वो शेप सेम है और साइज़ सेम है तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ए भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कलर भी नहीं चेक करना है इसके अंदर में, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, उसका साइज़ सेम होना चाहिए। इसी तरह ये 2 शेप्स देख लें, दोनों शेप सेम है, साइज़ भी सेम है तो ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, दोनों आपस में लाइन सेगमेंट बिल्कुल सेम है और इनका साइज़ भी सेम है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह ये 2 एंगल देख लें, एंगल वाई, एंगल एक्स, ये भी 60 के एंगल, ये भी 60 के एंगल, जिस तरह मर्ज़ी पड़ा हो, है तो 60-60 का ना कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी में साइज़ भी सेम होना चाहिए, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये देख लें, ये कोई और शेप है, ये कोई और शेप है, ये पैरेललोग्राम लग रही है। अब देखें ना, जौन सी भी शेप है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, है डिफरेंट दोनों, ये कुछ और शेप, ये कुछ और शेप, इसलिए नॉट कॉन्ग्रुएंट ऊपर लाइन लगा दी है। इसी तरह ये 30 का एंगल है और ये कौन सा एंगल है, 60 का है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह ये सर्कल देख लें, ये छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बेटा आपने ये रखना है कि शेप सेम होनी चाहिए और उनका साइज़ भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। डेफिनेशन, इसका सिंबल मैंने बता दिया, और इनमें से कोई एक एग्जांपल लिख लें, आप इसको टिक कर लें एग्जांपल के लिए, ठीक है। आपने ये एग्जांपल इसके साथ लाजमी लिखनी है और ये MCQs है। द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर इक्वल।
कोरेस्पोंडिंग साइड्स और एंगल जो है वो आपस में इक्वली बेसिकली होते हैं। हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह रहे होते हैं, लेकिन वो होते हैं आपस में इक्वली, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर नहीं करते कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। अगर आप मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्ट आपस में इक्वल ही मिलेंगे, जैसे हमने एंगल की बात की है। अब इसके बाद कुछ और शेप्स को चेक करते हैं लास्ट पे। देखें कुछ और शेप्स हैं। विच शेप्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये एरो देखें, ये एरो देखें, बेशक इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन है तो सेम है, दोनों एरो हैं, ठीक है, दोनों एरो हैं और दोनों का साइज़ भी सेम है। इट मीन्स के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह डी और ई देख लें, इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। मैंने पहले कहा कि रोटेशन इसके अंदर मैटर नहीं करती, जिस तरह मर्जी चीज़ पड़ी हो, है वो दोनों सेम, साइज़ भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई के। इसी तरह ये देख लें, है तो दोनों लाइन सेगमेंट, लेकिन साइज़ का डिफरेंस आ गया ना, तो इस मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। समझ आ गई? तो ये सिंपल सी बात है कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद ये एग्जांपल देखें, व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा अभी अब देखें कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं, उसने खुद कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन कौन से हैं। पहले तो इसके वर्टेक्स देखें, ये वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिख दिया ए डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बी और ई वर्टेक्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सी और ई एफ वर्टेक्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल ए और एंगल डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये सिंबल एंगल का सिंबल है। इसी तरह एंगल बी और एंगल ई आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी और एंगल एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बात की समझ आ गई है? अच्छा अब पता कैसे लगा, देखिए उसने हमें इसको हाईलाइट कर दिखाया, यहाँ भी दो उसने हाईलाइट की हुई है, दो लाइनें लगा के, यहाँ भी दो हाईलाइट किया हुआ है उसने, यहाँ पे एक लगा के हाईलाइट किया, यहाँ पे तीन है। बताना चाह रहा है कि ये एक एक वाले आपस में इक्वल हैं, दो दो वाले आपस में इक्वल हैं, तीन तीन वाले आपस में इक्वल हैं। सेम यही केस इसकी साइड्स के लिए है। इसको कहते हैं कोरेस्पोंडिंग साइड्स, जो कि सेम लोकेशन सेम जगह पड़ी होती हैं, आमने सामने वाली हैं, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल एक एक लाइन लगा के उसने दिखा दिया, तो हम लिख सकते हैं ए बी और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह ए सी और डी एफ ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बी सी और ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बेटा बात की समझ आ गई है, क्लियर हो गया। बी सी और ई एफ भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी, उनके कोरेस्पोंडिंग वर्टिसेस, उनके कॉर्नर जो हैं, और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ये वाले, और कोरेस्पोंडिंग साइड्स। उसने इसको हाईलाइट करके दिखा दिया कौन किसके कोरेस्पोंडिंग में और कॉन्ग्रुएंट है। आगे चलते हैं, सिमिलर शेप्स की बात करते हैं। शेप सिमिलर कब होती है? बेटा देखिए, हमने जब कॉन्ग्रुएंसी की बात की तो हमने ये कहा कि उसका साइज़ और शेप सेम होनी चाहिए। अच्छा कुछ फिगर्स फिर इस तरह की भी आ जाती हैं जिसमें शेप तो सेम होती है लेकिन साइज़ सेम नहीं होता, वो होती हैं सिमिलर शेप्स आपकी। जैसे कि देखें, टू शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकली सिमिलर। दो शेप सिमिलर होती हैं इफ़ ऑल ऑफ द एंगल्स इन द शेप्स आर इक्वल, अगर उनके तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है लेकिन उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज़। सिमिलर के अंदर शेप तो सेम होनी चाहिए लेकिन साइज़ उसका सेम ना हो, इसका इशू नहीं है। साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एंगल्स सेम हो, साइज़ जो है उसकी साइड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। एग्जांपल देख लें, एक ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ए और एफ दोनों स्क्वायर आपस में सिमिलर हैं क्योंकि साइज़ इनका डिफरेंस तो है लेकिन जो शेप है वो तो सेम है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ सिमिलर टू एफ, ये सिंबल है सिमिलरिटी का, ये वाला सिंबल सिमिलरिटी का है, पीछे में पड़ता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। और इसमें से भी आपने एग्जांपल कोई से बना के सिंपल से इसको दिखा देनी है। क्यूब है, सॉरी ये क्यूब। इसी तरह ये सर्कल आपस में सिमिलर है। अब साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन है ये सिमिलर। बी इज़ सिमिलर टू जी। इसी तरह डी और ई ये भी आपस में क्या हैं, सिमिलर। क्यों? क्योंकि है तो सेम चीज़ें लेकिन साइज़ में फ़र्क आ सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह ये एरो देख लें, ये एरो देख लें, ये दोनों एरो आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। बेशक इनका साइज़ सेम नहीं है लेकिन शेप तो सेम है, तो लिखेंगे सी इज़ सिमिलर टू एच।
इतनी सी बात है। ये काम है जी सिमिलरिटी का। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं, साइज़ भी चेक करना है, शेप भी चेक करनी है। सिमिलरिटी में आपने क्या करना है, आपने साइज़ जो है वो चेक नहीं करना, साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन शेप आपने चेक करनी है, ठीक है। एंगल उसके इक्वल होंगे। आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 4 में आपको दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखें, आप देखते हैं जी कौन सी शेप्स आपकी सिमिलर हैं इसके अंदर, ज़रा बताएं क्या दोनों आपस में सिमिलर हैं? ये दोनों सिमिलर हैं, साइज़ का फ़र्क है। अच्छा, मेजरमेंट चेक करनी है। मेजरमेंट का मतलब ये है कि जब साइज़ का फ़र्क होगा तो एक ही टाइम में उसकी हर साइड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये साइड इसकी बढ़ा दी लेकिन ये ना बढ़ाई हो, ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी के अंदर जब साइज़ चेंज होता है तो साइज़ चेंज होने में उस शेप की हर साइड का साइज़ चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों चेक कर लें। अब एंगल देख लें, 50 50 50 50 उसने कहा था एंगल सेम है, लेकिन साइज़ इसका चेंज कैसे हुआ? ये कम साइज़ हो गया, पहले 3 था, इसमें से उसने साइज़ कम किया तो बेटा 1 पे आ गया। इसका भी साइज़ कम किया तो 1 पे आ गया। साइज़ कैसे कम किया? इसको उसने 3 पे डिवाइड कर दिया, ये भी 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 2 बन गया, ये 1 बन गया। जितना भी कम किया सब के लिए कम किया और सेम कम किया। अगर इसको 3 पे डिवाइड करके इसका साइज़ कम किया इस साइड का, तो इसको भी 3 पे ही डिवाइड करके इसका साइज़ कम करना है, क्योंकि हमने हर साइड के लिए सेम मेजरमेंट्स को लेना है। तो ये भी आपकी सिमिलर है। अब इसको चेक करते हैं। देखिए, इसकी साइज़ 6 है, ये 4 हो गया, ये 6 है, ये 4 हो गया, लेकिन ये 3 था, ये 4 क्यों हो गया? बाकी साइड्स कम हो रही हैं, ये ज़्यादा हो रही है। हालांकि सबको कम होना चाहिए था और सेम मेजरमेंट से कम होना चाहिए था। इट मीन्स कि ये आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है। साइज़ का फ़र्क तो है, लेकिन आपने चेक भी करना है कि साइज़ का फ़र्क किस तरह से आ रहा है। क्या हर साइड उसकी सेम लेंथ के साथ कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही? अब देखें, बाकी साइड कम हो रही है लेकिन ये नीचे वाली साइड ज़्यादा हो रही है, तो ये सिमिलर नहीं है। इसी तरह ये देख लें, ये मिस प्रिंटिंग थी, मैंने कंप्लीट कर लिया। ये एंगल 135 135 90, इसको खड़ा कर लेंगे तो ये बन जाएगा, इसको लिटा लें ये बन जाएगा। ये 135 135 90 एंगल तो सारे सेम है। साइड्स को चेक कर लेते हैं। अब देखें, ये 1 है, इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड ये 3 वाली, इसको लिटाएंगे ना, यही मिल जाएगी आपको। तो देखें, ये 3 है, ये 1 है, तो कहता है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 बन जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 बन गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 4 को 12। तो सारी साइड्स इंक्रीज़ हो रही हैं और सेम लेंथ से इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये भी आपके पास सिमिलर है। यस, इस पे आ जाएं। अब ये 2 ट्राइंगल्स हैं, साइज़ में फ़र्क है, चेक कर लेते हैं। अब ज़रा देखने, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और उसके साथ साथ अब ये 35 है, ये 25 है, ये 45, ये 30। फ़र्क कितना आ रहा है? 45 और 30 में फ़र्क कितना है? 15 का। 25 और 35 फ़र्क में कितना है? 10 का फ़र्क है। ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं 15 से, ये 10 से हो रही हैं, और इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा। ये तो सिमिलर ना हुई फिर। तो ये 5वीं डायग्राम सिमिलर नहीं है। तो बेटा कंक्लूजन ये है कि सारी साइड्स अगर बढ़ानी है तो सभी बढ़ानी होंगी और सेम लेंथ बढ़ानी है। अगर कम करनी है तो सारी साइड्स कम करनी है, सेम लेंथ कम करनी है। इसी तरह ये देख लें, ये भी सिमिलर नहीं। क्यों नहीं है? उसने ये तो बढ़ा दी है, ये उतनी की उतनी है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। समझ आ गई बात की? चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। बेटा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? कुछ कंडीशंस हैं इसकी। कंडीशंस को यूज़ करके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। वो कंडीशंस कौन सी हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कहते हैं 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंटेड। 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के कौन कौन से केसेस हैं? किन किन चीज़ों के बिहाफ पे आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? पहला केस है जी, ऑल 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल। ये हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इन सारों को। ऑल 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू ऑल द 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर। अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरी ट्रायंगल की 3 साइड्स के इक्वल हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमने एंगल चेक नहीं करना। वैसे तो ये रूल होता है कि 2 ट्रायंगल्स के सारी साइड्स से सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मतलब ये है कि उसका साइज़ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन वो कहता है कि आप कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ करके भी कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। यहाँ कहता है सिर्फ उसकी तीनों साइड्स को चेक कर लें। ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके इक्वल है, तो कहता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसने लिख के बता दिया कि LM
एक्स वाई के, एल एन एक्स जेड के, एम एन वाई जेड के। इसी तरह बी पे आ जाए, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। टू साइड्स और उन दोनों साइड से मिलने वाला एंगल, पहले तीनों साइड्स थी। अच्छा देखें, वो हर केस में सिर्फ 3 कंपोनेंट्स लेगा। इसमें 3 साइड्स थी, इसमें 2 साइड 1 एंगल है, हर केस में 3 कंपोनेंट होंगे बेटा। अब देखिए वो कहते हैं 2 साइड्स और 1 एंगल, और एंगल उन्हीं 2 साइड्स के मिलने से बनेगा, वो एंगल लेना है आपने। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इससे पोस्टुलेट किसको कहते हैं? पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या बनेगा? साइड एंगल साइड, 2 साइड 1 एंगल थे। अब देखिए साइड कौन कौन सी हैं, एम एन एक्स वाई, एम एन और सॉरी वाई जेड, ये वाई जेड, ये साइड ले ली उसने। और एंगल कौन सा लिया? ये वाला एंगल। साइड कौन सी ले रहा है? एम एल एक्स वाई। अच्छा देखिए साइड कौन सी ले रहा है, कोई सी भी 2 साइड ले सकते हैं आप। इसने कौन सी ली है? ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनसे बनने वाला एंगल ये वाला है। अब ये ना हो कि साइड आप ये ले लें, एंगल ये ले लें, ऐसा नहीं है। 2 साइड्स उन्हीं से बनने वाला एंगल, तब भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगी आपकी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसी तरह इसका थर्ड केस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट चेंज कर लेगा। 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल 1 साइड, एंगल साइड एंगल। कौन कौन से एंगल है? एंगल एम, एंगल वाई के, ये एंगल इस वाई इसके, और साइड कौन सी? एम एन वाई जेड, ये एम एन वाई जेड, और एंगल कौन से? एन जेड, ये एन जेड। इन दोनों एंगल से बनने वाली साइड ये वाली, इन दोनों एंगल से बनने वाली साइड ये वाली, तो क्या बन गया? एंगल साइड एंगल। ठीक है। इसी तरह हाइपोटेनियस एंड वन साइड, वो वन साइड बेस भी हो सकती है, वो अल्टीट्यूड भी हो सकता है। हाइपोटेनियस कौन सी आपने पढ़ी हुई है? ये जो 90 के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ये आ गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आ गया। और साथ उसने देखें अब साइड कौन सी ली हुई है? एल एन, ये तो एल एन एक्स जेड हाइपोटेनियस ली है। साइड कौन सी ली है? एम एन वाई जेड, एम एन वाई। अच्छा एंगल क्यों लिया हुआ है? एंगल बता रहा है यहाँ पे कि उसमें जो एंगल 90 डिग्री का है, जो कि हाइपोटेनियस के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसकी बात कर रहा है। इसमें 90 एंगल काउंट करते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो 90 के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट टू एंगल 90 लेना चाह रहा है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ये हाइपोटेनियस, ये साइड, और ये हाइपोटेनियस के ऑपोजिट वाला एंगल 90। तो इस केस में भी आपके पास ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, जिसमें आपने एक लिया हाइपोटेनियस, और या उसका एल्टीट्यूड ले लें या बेस ले लें, वो आपकी चॉइस है। अगर रिमेंबर का बॉक्स देखें, एवरी ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हर ट्राइंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट होती है, इसलिए उसका नाम क्या है? आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि वो हर अपने ट्राइंगल जो है अपने आप के क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। आगे आते हैं जी सिमिलर ट्राइंगल्स पे। अब कुछ केसेस हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, जैसे कुछ केसेस हैं कॉन्ग्रुएंट के, वैसे कुछ केसेस हैं सिमिलर ट्राइंगल के। पहला केस है व्हेन ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर तमाम करेस्पॉन्डिंग आपस में एंगल आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? एम जो है वो वाई के इक्वल है, एन जो है वो जेड के इक्वल है, एल जो है एक्स के इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है व्हेन द रेशियो ऑफ 2 साइड्स, अगर 2 साइड्स और उनसे बनने वाले एंगल, अब 2 साइड कौन कौन सी ली हैं उसने? आप ए बी ले लें एक, और दूसरी डी ई ले लें, इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है। ए बी जो है वो डी के कोरेस्पॉन्डिंग है, इसकी आपस में रेशो फाइंड कर लें। इसी तरह बी सी और ई एफ की रेशो फाइंड कर लें, बी सी और ई एफ की रेशो फाइंड कर लें, वापस में इक्वल होगी। चेक कर लेते हैं, ए बी की लेंथ कितनी है? 3 है, डी की लेंथ कितनी है? 6 है, इक्वल टू बी सी की लेंथ कितनी है? 2 है, और ई एफ की लेंथ कितनी है? 4 है। तो चेक कर लेते हैं आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता? 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, आपस में इक्वल आ गया, और एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। बी और ई वाला, ये बी और ई एंगल आपस में इक्वल है, ट्राइंगल तब भी सिमिलर हो जाएगी। पहला केस क्या था? तीनों एंगल्स आपस में इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ पे 2 कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो और उनसे बनने वाला एक एंगल। आगे चलते हैं जी, इसका भी एक और केस देखते हैं आगे। लास्ट केस है इसका, जब एंगल कोई भी ना पता हो तो आप तीनों साइड्स ले लें। पहले 2 साइड्स ली थी, अब तीनों साइड्स ले लें। कौन कौन सी ले लें? एक्स वाई एल एम, एक्स वाई एल एम, ये 2 साइड्स की रेशो आ गई। फिर वाई जेड एम एन, वाई जेड की एम एन के साथ रेशो आ गई। फिर एक्स वाई एल एन, एक्स वाई एक्स जेड और एल एन। देख लो उसने सबकी रेशो दिखाई, फंड करके तीनों का आंसर आपस में इक्वल आ रहा है, तो ट्राइंगल आपस में क्या हो गई है? सिमिलर हो गई है। तो ये कुछ केसेस थे सिमिलरिटी के और कॉन्ग्रुएंसी के। 4.1 देखें,
क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसको बुक पे ही सॉल्व कर लेना है आपने। विच शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड विच आर सिमिलर, बताना ये है कि कौन सी शेप कॉन्ग्रुएंट और कौन सी शेप सिमिलर है। सबको बारी बारी चेक करते हैं। जो ए वाली है ये इसमें से किसी के साथ मैच करती है, इसके साथ है ए और क्यू। बेटा ए और क्यू शेप तो सेम है लेकिन साइज़ जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि ए और क्यू जो है वो आपस में सिमिलर है। इस तरह से लिख लेना है, ए क्यू आपस में क्या है, सिमिलर है। आगे चलते हैं, ये शेप और ये शेप, ये तो आपस में क्या है, सेम शेप सेम साइज़। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट वाला केस, यहाँ पे लिख लेते हैं बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एल के। समझ आ गई बात की। आगे चलते हैं, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर देख लें, दोनों सिलेंडर आपस में सेम शेप है लेकिन बेटा साइज़ डिफरेंट है इसलिए सिमिलर होगी। एस जो है वो सिमिलर है यू के। आगे अब ये शेप देखें, अच्छा ये ज़रा देखिएगा, ये शेप ये शेप ये शेप और ये, इनमें ना डिफरेंस है आपस में। इसका सिलेंडर दरमियान में है, इसका सिलेंडर साइड पे है, तो इनका इनके साथ कोई लिंक नहीं है। इसका सिलेंडर सेंटर में है, इसका सिलेंडर सेंटर में है, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों शेप ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है। क्यों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि पहले देखिए इसका साइज़ कुछ और है, इसका सिलेंडर का साइज़ कुछ और है। ये सिलेंडर छोटा है, ये सिलेंडर बड़ा है, तो हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंट में साइज़ सेम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकती ये। फिर सिमिलर क्यों नहीं है? हमने कहा था कि सिमिलर में साइज़ कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये सिमिलर क्यों नहीं है? बेटा सिमिलर इसलिए नहीं है कि उसने सिलेंडर का साइज़ तो कम ज़्यादा कर दिया, जो नीचे बेस है इसका साइज़ उसने कम ज़्यादा किया ही नहीं। हमने कहा था कि एट ए टाइम हर साइड हर शेप का साइज़ चेंज होना चाहिए। अगर सिलेंडर का साइज़ उसने ज़्यादा किया है तो बेस का साइज़ भी ज़्यादा करना चाहिए था, इसलिए इसको कट कर दें। ये ना तो सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ गई? आगे चलते हैं, ये देख लें जी पैरेललोग्राम सी, ये किसके साथ चलेगा? ये एफ़ के साथ। सी और एफ़ देख लें, सी और एफ़ आपस में सेम शेप सेम साइज़ तो कॉन्ग्रुएंट है। सी और एफ़ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आ जाइए, काइट है, एन और यहाँ पे के, दोनों सेम शेप है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, तो ये हम कहेंगे एन सिमिलर है के। आगे चलते हैं, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख लें, ये ट्रायंगल देख लें, दोनों सेम ट्रायंगल्स हैं। बेशक इनकी पोजीशन सेम नहीं है, कोई मसला नहीं है, साइज़ सेम नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिमिलर हो सकती हैं। शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि डी जो है ये सिमिलर है टी के। ये कर चुके हैं। एरो देख लें, अब ये एरो दोनों एरो सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है। ये एरो इससे बड़ा है, तो ये एरो भी क्या हो गए, सिमिलर है ई के। बेटा बात की समझ आ गई, क्लियर हो गया? तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिलेंडर चेक कर सकते हैं। अब ये देख लें, आर और एम दोनों सेम शेप सेम शेप है, सेम साइज़ है, तो आर और एम जो है वो आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में हमने सारी शेप्स कर ली हैं। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है आपका। सिंपली आपको शेप्स दी जाएंगी, ये पूछा जाएगा बताएं ये सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने जो मैंने अभी रूल्स पढ़ाए हैं आपने इनको अप्लाई करना है। इन रूल्स को लिख के देखें, पढ़ें इनको, कॉपीज़ पे लिख के देखें, याद करें और इसके रेलिवेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करें, इसको दोबारा सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।